तो इधर देखो भाई, जो आज का हमारा टॉपिक है, हम मतलब तुम्हारा जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाए हैं लेकिन वो आएंगे टेस्ट में, ठीक है, क्योंकि उनको अभी मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कल तुम्हारा टेस्ट है। तो अभी एक बार ब्रीफ सा रिवीजन या ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लो तुम्हारे लिए। तो क्लास 12th रिवीजन नोट्स हैं ये एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस के। और हमारा जो चैप्टर है, हम अभी जो यहाँ तक तो हम पढ़ चुके हैं, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, है ना, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें हमने कई सारी चीजें पढ़ी, जैसे कि पर्यावरण को लेके क्या चिंताएं हैं विश्व के समक्ष, क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ हाँ, नेचुरल क्लाइमेटीज, बिल्कुल, और सब ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, चारागाह का विलुप्त होना, ठीक है। फिर है ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स वही चीजें होती हैं जो सबके लिए होती हैं, ठीक है, अंटार्कटिका, स्पेस, डीप ओशन, एक्सेट्रा। हाँ, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामान्य लेकिन विविध जिम्मेदारियां, जिसमें हमने समझा कि भाई दुनिया में नॉर्थ और साउथ को दो हेमिस्फीयर में अगर हम डिवाइड कर दें तो नॉर्थ में आती है ज्यादातर डेवलप कंट्री और साउथ में आती है ज्यादातर अनडेवलप कंट्री। नॉर्थ वाली कंट्रीज कहती हैं कि भाई पर्यावरण को लेके सबको साथ में क्या करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। साउथ वाले कहते हैं, ज्यादातर कंट्री अनडेवलप और डेवलपिंग है, वो कहती है कि भाई सबसे ज्यादा मिसयूज जो है रिसोर्सेज का वो किसने किया है, नॉर्थ वालों ने किया है, और हमने तो किया ही नहीं है। और हमें इसमें क्या मिलनी चाहिए, छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने डेवलपमेंट तो एक चैलेंज है ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम ये कंट्री फेस करती है। फॉर एग्जांपल सेपरेटिज्म, सिविल वॉर एंड एक्सेट्रा। एंड आप देखें पॉवर्टी, भुखमरी जिसे आप कहते हैं, गरीबी, ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी क्या है, इन देशों के समक्ष है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है इन्वर्टेड कॉमा में, और बोल देते हैं एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इंडियाज स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज, पर्यावरण के मुद्दे पे भारत का रुख क्या रहा है, तो भारत पर्यावरण हितैषी जो नीतियां हैं उनका समर्थक रहा है। उसने अगर आप देखें तो बहुत सारे कानून बनाए हैं, जैसे 2005 में ऑटो फ्यूल पॉलिसी, इसके अलावा भारतीय पर्यावरणीय अधिनियम, बहुत सारी चीजें करता रहता है भारत आए दिन, ठीक है, पर्यावरण को लेके कई सारी बैठकों में वो आप देखें तो क्योटो प्रोटोकॉल में भी पार्टिसिपेट किया, पेरिस पैक्ट में भी पार्टिसिपेट किया, और अर्थ समिट में भी उसने पार्टिसिपेट किया। और जो उसके लोकल जो रीजनल ग्रुप्स हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, उसमें भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर आए दिन क्या करता रहता है, वार्तालाप करता रहता है। तो ये सारी चीजें आप इस टॉपिक में बताएंगे। फिर है इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, पर्यावरणीय आंदोलन। तो दुनिया भर में अब देखते हैं कि पर्यावरण को लेके कई सारे आंदोलन हो रहे हैं। कुछ नदियों के जल के बंटवारे को लेके, जैसे जॉर्डन जो नदी है उसको लेके विवाद है, ठीक है। इसके अलावा आप दुनिया भर में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट्स होते रहते हैं पर्यावरण को लेकर। भारत में अगर हम बात करें तो चिपको आंदोलन हुआ था, जो पेड़ों को काटने के लिए, बचाने के लिए किया गया था। फिर है रिसोर्सेज जियोपॉलिटिक्स, यानी कि संसाधनीय भू राजनीति। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये पढ़ना है कि किस तरीके से ऐसे रिसोर्सेस जिनकी वजह से कोलोनाइजेशन को सपोर्ट मिला, फॉर एग्जांपल टिम्बर लकड़ी, है ना, कॉटन, और बहुत सारी ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारी कंट्रीज पर क्या किया, कब्जा किया था। कारण क्या था, रिसोर्सेस, उनके रिसोर्सेस हम यूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो रिसोर्सेस को लेकर शुरू से क्या होती आई है, पॉलिटिक्स होती हुई आई है। राजा महाराजाओं के टाइम पे भी लोग यही किया करते थे कि जो राज्य बहुत ज्यादा सक्षम होता था उस पर क्या कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, ठीक है। फिर है राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल, मूल निवासियों के अधिकार। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं, मूल निवासियों से क्या तात्पर्य है। मूल निवासी वह लोग जो किसी एक स्थान पर पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आते हैं।
भारत के मूलवासी किसे माना जा सकता है? किसे माना जा सकता है? एग्जाम्पल दूं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, कौन बताओ? नहीं, आदिवासी। क्योंकि भारत, ऐसा आपकी बुक में भी लिखा है कि आदिवासी जो है, भारतीय आदिवासी, वो भारत के मूलवासी है। ठीक है, इंडिजीनियस पीपल। ठीक है, इनके साथ हमेशा रिसोर्सेस को लेके क्या किया जाता है? भेदभाव होता है। इनको हमेशा से क्या किया है? एक्सप्लॉइट किया है। आप देखें तो ज्यादातर शोषण इन्हीं लोगों का हुआ है। बहुत सारे अमीर जो लोग होते हैं वो इनके जंगलों पे कब्जा करके अपने फायदे के लिए क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ। तो इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में एटलीस्ट आपको ये इतना तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बता दिया। अगला चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इजी, बहुत ही सरल है ना, इससे इजी कोई चैप्टर नहीं है पूरे सिलेबस में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की अवधारणा। एक आप कह सकते हैं पश्चिमीकृत, वेस्टर्नाइज आइडॉल क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं आप? एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था छोटी है। हाँ, ये भी है। इसके अलावा पूंजी, ठीक है, फ्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट। हाँ, जब व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचारों का एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है? आदान प्रदान होता है। इसे भी हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या है? प्रवाह, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड एक्सेट्रा इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, एक सिंपल सरल सी क्या है? डेफिनेशन है। तो ये आप इसमें बात करें। इसके बाद बात करें तो कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण और परिणाम, या इसके आयाम भी आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आयाम कह लो, प्रकार कह लो। तो जनरली 3 टाइप के हैं। पहले हैं राजनीतिक, क्या है? राजनीतिक। दूसरे हैं आर्थिक, और तीसरे हैं सामाजिक। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक या सांस्कृतिक कारण, ये 3 टाइप के आप कह सकते हो कारण हैं, या सॉरी प्रकार कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कहना अच्छा रहेगा? प्रकार, यानी टाइप्स, यानी कि आयाम, यानी कि डायमेंशंस। तो ये आपको पता होने चाहिए, है ना। अब वैश्वीकरण का सामाजिक और आर्थिक बहुत बार पूछा जाता है, राजनीतिक इतना नहीं पूछा जाता, और सामाजिक और सांस्कृतिक आपको बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से हमने वेस्टर्नाइजेशन को क्या किया है? अपनाया है ना। ब्लू जींस, कोल्ड ड्रिंक, कोक, पिज्जा, बर्गर, सब क्या है? इसी के एग्जाम्पल। इसके अलावा इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, तो भारत ने वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई थी? 1992 में आई थी, है ना, 92 में, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। इसके बाद एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी इंडिया ने। क्या अपनाई थी? एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ? भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की अर्थव्यवस्था से क्या करा? जोड़ दिया, जिसकी वजह से भारत में अलग अलग एमएनसीज आई। क्या आई? एमएनसीज। ये पॉलिसी इसलिए अपनाई थी क्योंकि भारत को लोन नहीं मिलता था विश्व बैंक और आईएमएफ से। बिल्कुल। तो जब आईएमएफ ने ही कंडीशन रखी थी कि आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में याद रखनी है। फिर है रेसिस्टेंट टू ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का विरोध। तो दुनिया भर में वैश्वीकरण का विरोध भी हमें देखने के लिए मिलता है, खासकर सांस्कृतिक इसका विरोध होता है। जैसे भारत में भी आप देखते हैं कि जो पश्चिमी संस्कृति है
उसका विरोध किया जाता है और हिंदू संस्कृति या भारतीय संस्कृति बचाने की बात की जाती है। वामपंथी दक्षिणपंथी जो लोग हैं वो इनका अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, विरोध करते हैं, लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट। ठीक है, इंडिया एंड रेसिडेंट टू ग्लोबलाइजेशन, ये बात मैंने यहीं पे बता दी। भारत में भी आप देखते हैं तो आप देखते हैं ना, जैसे वैलेंटाइन डे आता है तो किस तरीके से बजरंग दल डंडा लेके निकल जाता है पार्कों में कि देखिए भाई ये हमारी देश की संस्कृति का क्या हो रहा है, हम देश की संस्कृति को बचाएंगे, क्योंकि वैलेंटाइन डे तो क्या है, पश्चिमीकृत एक त्योहार है ना। तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में आपको यही याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप कर लेते हो तो कुछ भी आए आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वैश्वीकरण के कारण और परिणाम, इनको भी मैं थोड़ा समझा देता हूं। तो वैश्वीकरण दुनिया में किसकी वजह से फैला, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो और भी बहुत सारी चीजें रही, जैसे कि जो हमारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं, इंटरनेट, टीवी, टेलीफोन, ये भी क्या रहे, ग्लोबलाइजेशन के मीडियम रहे। ठीक है, यानी कि परिणाम क्या निकला, परिणाम ये निकला कि आज दुनिया एक वर्ल्ड विलेज के रूप में कंसिडर की जाती है। दुनिया को इतना बड़ा नहीं समझा जाता है, ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया। आज आपको कहीं की भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूं ही मिल जाएगी। ठीक है, कहीं से भी कोई भी चीज मंगानी हो आराम से आप मंगा सकते हो। तो ये सारी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुई। तो समझ में आया। अब बात करते हैं दूसरी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हाँ, तो चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, यही तो चैप्टर है दूसरी बुक का पहला। और दूसरा अब देखो इसमें क्या क्या टॉपिक है, ये जो रियासत थी वो ये टॉपिक ही है इस पूरे चैप्टर में, यही टॉपिक है जो काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये तो पूछा ही जाता है कि 3 चैलेंजेस, जब इंडिया 1947 में क्या हुआ, आजाद हुआ, तो भारत के समक्ष कौन सी 3 प्रमुख चुनौतियां थी। सबसे पहले एकता, यूनिटी बनाए रखना, जिसकी बात इस पूरे चैप्टर में की जाएगी। फिर है लोकतंत्र का समर्थन करना, ठीक है, या लोकतंत्र बनाए रखना, जिसकी बात दूसरे चैप्टर में की जाएगी। और तीसरा मतलब समतामूलक विकास, यानी कि डेवलपमेंट बिना किसी भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन इक्वल डेवलपमेंट। तो ये 3 चैलेंजेस रहे इंडिया के सामने। हाँ, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन करते पूरे चैप्टर। हाँ, पूरे चैप्टर है। पहली जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर पहला ही चैप्टर है ये पूरा। अब आप देखते हैं कि भाई 14 अगस्त ये एक्यूरेट डेट है। ठीक है, 1947 को इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए, है ना, पार्टीशन हुआ। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, यानी कि विस्थापन एवं पुनर्वास हमें देखने के लिए मिला, जहां पे अनुमानन ऐसा माना जाता है कि 80 लाख लोग और कई हजार लोगों की तो डेथ हो गई थी। ठीक है, और बहुत सारी महिलाओं के साथ गलत भी हुआ। बहुत सारी महिलाओं को तो इस डर से मार दिया जाता था कि कहीं दंगाई या जो विभाजनकारी जो लोग हैं वो उनकी बहन बेटियों को ले ना जाए अगवा करके। तो बहुत सी हाँ बिल्कुल। फिर है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, विभाजन के क्या परिणाम निकले। तो विभाजन का परिणाम क्या निकला, विभाजन का परिणाम पहला तो ये निकला कि भाई 2 देश बन गए धर्म के नाम पे, हिंदू और मुस्लिम। भारत ने सेक्युलर रहना ज्यादा प्रेफर किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एज अ मुस्लिम कंट्री क्या किया, अनाउंस किया। दूसरा परिणाम वही कि लाखों लोग बेघर हुए, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। ये सारी चीजें, यही तो परिणाम निकले। प्रॉपर्टीज को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत हुई थी। जो लोग
एक टाइम पे पाकिस्तान में रहते थे, ठीक है, अपनी जमीन पे क्या हो गए, विदेशी हो गए, घर से बेघर हो गए। अगला है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रियासतों का एकीकरण, जो कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है, और इस पे ही क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट वो स्टेट थे, इंडिया जो हमारी मतलब क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो दो तरीके से रूल करती थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्टेट्स जो थे उन पे 14 स्टेट थे आई थिंक उस टाइम पे, उन पे डायरेक्ट रूल करती थी। और 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट जो जिन पे कोई राजा या रजवाड़ा शासन करता है। हाँ, छोटे छोटे किंगडम्स, इन पे इनडायरेक्ट तरीके से रूल करती थी। अब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कंपनी ने कह दिया कि भाई तुम फ्री हो, और रियासतों को बोला गया कि आपके पास चॉइस है कि आप पाकिस्तान में चले जाएं और या फिर आप इंडिया का पार्ट बने, या जो आपको करना है वो करें। अब इससे सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आई? भारत को आई, क्योंकि और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ी वो थी, 3 रियासतें थी वैसे तो, कश्मीर, फिर हैदराबाद और मणिपुर। हैदराबाद और मणिपुर का इस आपके चैप्टर में दे रखा है। तो इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा इन रियासतों के विलय में, इसी की वजह से इनको क्या बोला जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने, हाँ, लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने सभी जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंडिया का पार्ट बनाया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक डॉक्यूमेंट होता था जिसको साइन करके रियासतों को भारत का हिस्सा बना दिया जाता था। अब इसमें आप देखें तो सरकार का दृष्टिकोण जो था वो यही था कि भाई सभी जो प्रिंसली स्टेट है वो भारत का हिस्सा बने। अब कुछ तो पीसफुली बन गए, कुछ को डिप्लोमेसी के थ्रू क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल कश्मीर पे जब कश्मीर अपने आप को, क्योंकि कश्मीर के राजा कौन थे? राजा हरि सिंह, हिंदू राजा थे, और पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था उन पे, तब उन्होंने हेल्प मांगी और हमने उनको, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू क्या करा? साइन कराया और इंडिया का पार्ट बना दिया। अब हैदराबाद में दिक्कत ये थी कि हैदराबाद में जो हैदराबाद का रूलर था उसको निजाम कहा जाता था, ठीक है, और निजाम नहीं चाहता था कि हैदराबाद भारत की रियासत बने, वो हिस्सा बने, ठीक है। तो फिर उसने, लेकिन जो रियासत की जनता थी वो चाहती थी कि हैदराबाद जो है वो क्या करे? भारत का हिस्सा बने। तो फिर रजाकार, जो क्या कहते हैं, निजाम की सेना, ठीक है, उन्होंने अटैक किया लोगों के ऊपर, फिर इंडियन आर्मी ने उसमें इंटरफेयर किया। देन उसके बाद हैदराबाद को भी क्या कर लिया गया? भारत। मणिपुर जो तीसरी रियासत रही, उसमें भी प्रॉब्लम रही। अब वहां पे दिक्कत ये थी कि राजा बोध चंद्र सिंह जो है वो तो चाहते थे कि वो भारत का हिस्सा बने मणिपुर, लेकिन जनता नहीं चाहती। तो फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ, यानी कि सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, वहीं पे हुआ था 1948 में। और फिर चुनाव हुए, जनता की तो साफ मनाई थी, लेकिन किसी ना किसी तरीके से राजा को मना के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मणिपुर को भी क्या कर दिया? भारत का अहम हिस्सा बना दिया। तो ये सारी चीजें थी। इसके अलावा ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके बाद अगली समस्या भारत के सामने ये रही कि जब 1930 के आसपास ना एक हमारा अधिवेशन हुआ था, मे भी शायद लाहौर अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें ये बात कही गई थी कि जब भी भारत आजाद होगा, ठीक है, तो भारत को ना उसकी लैंग्वेज के बेस पे क्या किया जाएगा? स्टेट बनाए जाएंगे। हाँ, अब हाँ,
अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बनाया गया, इसके पीछे यही कारण बनता है कि एक नेता थे पोटी श्री रामुलु, ठीक है, पोटी श्री रामुलु, बुक में नाम दे रखा है। हाँ, उन्होंने मांग रखी कि भाई आंध्र प्रदेश को एक तेलुगु भाषी राज्य के रूप में क्या मिले, पहचान मिले, और उसको क्या एक राज्य बनाया जाए। उन्होंने भूख हड़ताल करी, भूख हड़ताल में क्या हो गई, 56 डेज में डेथ हो गई। इसके बाद आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया। तो फिर बाद में कंक्लूजन यही निकला कि लैंग्वेज बेस क्या बनाए गए, स्टेट बनाए गए। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसको भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया। इसके बाद फिर गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, अलग अलग स्टेट बनाए गए। तो ये चीज है। राज्य की सीमा का निर्धारण। हाँ हाँ, तो इस चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं, इनको आप अच्छे से कर लेते हो तो बल्ले बल्ले चंगे चंगे। दूसरा टॉपिक है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, एक दलीय प्रभुत्व का युग। इसमें कांग्रेस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कांग्रेस की बात की गई है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉलिटिकल पार्टी 1885 में भी स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। व्योम चंद्र बनर्जी पहले चेयरमैन पर्सन रहे, ठीक है। अच्छा, आपसे प्रश्न है कि क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं? नहीं रहे। कितने लोग मानते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? गलत, रहे हैं 1930 के आसपास। कभी चेक करना विकिपीडिया पे, चेक कर लो। कांग्रेस के जो भी प्रेसिडेंट है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें महात्मा गांधी भी है। हाँ, चलो जल्दी से इसको समझ लो, बाद में चेक कर लेना। इधर देखो, तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा। पहले 3 चुनाव, पहला चुनाव कब हुआ? 1952, दूसरा 1957 और तीसरा 1962। ये जो 3 चुनाव रहे ना, इनमें कांग्रेस ने क्या करा, लीड किया, और नेहरू जो है वो लगातार 3 बार, ठीक, नेहरू लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने फुल मेजोरिटी गवर्नमेंट के साथ। वैसे तो नरेंद्र मोदी भी 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन अल्पमत की सरकार के साथ। इस बार और नेहरू फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई थी। आ जाएंगे बच्चे, हाँ, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। एसी बंद कर दें, अभी कर। तो पहले 3 चुनाव में कांग्रेस ने फुल मेजोरिटी के साथ क्या बनाई, सरकार बनाई। इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे कांग्रेस का प्रभुत्व की प्रकृति के पीछे पहला तो आजादी में उनका योगदान, जो आजादी के मेन लीडर थे, बिल्कुल। दूसरा, नेहरू का लीडरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसके अलावा सभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को साथ में लेकर चलना, ठीक है। ये 3-4 कारण बनते हैं जिसकी वजह से कांग्रेस इन 3 लगातार चुनाव में फुल मेजोरिटी के साथ जीती। इसके बाद भी जीती, लेकिन मेजोरिटी के साथ नहीं जीती, ठीक है। फिर है कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। कांग्रेस एक सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में, तो इसमें मैं बता ही चुका हूं कि सभी विचारधारा के लोग शामिल थे, समाजवादी, राष्ट्रवादी, साम्यवादी, ठीक है, हर विचारधारा के लोग, उदारवादी, ठीक है, सब थे इसमें। अब कांग्रेस इतनी सक्सेसफुल इसलिए रही क्योंकि वो
टॉलरेंस था कांग्रेस के अंदर, सभी लोगों को साथ लेके चलने की सहनशीलता थी, ठीक है। एंड इसके अलावा कांग्रेस के अलावा भी कई सारे पॉलिटिकल पार्टी बनी आगे जाके, जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे जनसंघ, जो आप कह सकते हो आज की जो बीजेपी है उसकी जड़ें इसी पॉलिटिकल पार्टी से निकलती हैं, ठीक है। फिर है स्वतंत्र पार्टी, फिर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आज एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक लीडर है उनकी डेथ हुई है, ठीक है। हाँ, चलो बताना कल मुझे। हाँ, अब देखो ये जनसंघ है, स्वतंत्र पार्टी है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनकी स्थापना कब हुई, इनके मेन लीडर कौन कौन है, बस इतना आपको इसमें याद रखना। जनसंघ शायद केरला से शुरू हुई है। नहीं, नॉर्थ इंडिया। हाँ, तो ये है, इतने ही आएंगे, ठीक है। चलिए, अब इनको नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो ग्रुप में भेज दिया है। इन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो आप फेल नहीं होगे, ठीक है, आप पास हो जाएंगे।